नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप देखोगे कि 40 के लगभग इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपनी तीनों स्टेजेस क्लियर कर ली, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके बावजूद फाइनल लिस्ट में नंबर भी आ गया, राइट। बट उनका कैंडिडेटशिप है वो कैंसिल कर दिया गया यूपीएससी की तरफ से। और घर पे या फिर आप कहोगे मेल या फिर मैसेज आता है यूपीएससी की तरफ से कि आपने जो रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो इनवैलिड पाया गया, इस वजह से आपकी कैंडिडेटशिप कैंसिल की जाती है। अब आप सोचो कि निवाला बिल्कुल मुंह के पास आकर के छीन लिया गया एक तरीके से। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ ना हो, इससे हमें बचना है। और ज्यादातर ये कैंडिडेट्स किसके थे मैं आपको बता देता हूं। ये थे ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, वो जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है वो, और एक हो गए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के। तो दोनों के लिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, ग्रोस इनकम ऑफ फैमिली एनुअली। तो वहां पर आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेवलप करना पड़ता है, तैयार करवाना पड़ता है, जो आपके एक तरीके से इनकम का प्रूफ है। और वो प्रूफ अगर आप नहीं साबित कर पाते हो प्रॉपरली, और जो भी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन होती है उसमें डेवलप नहीं करवाया वो डॉक्यूमेंट आपने, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इन्हीं चीजों को हम ध्यान देकर के आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी रिजर्वेशन लेने के लिए प्रोसेस में आगे बढ़ना है ना, तो आपको जो सर्टिफिकेट इशू करवाने हैं वो अब आपके हैंड रिटन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रख लेना है, हाथ से बने हुए सर्टिफिकेट्स आजकल नहीं चलते हैं। चलता क्या है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है ना। कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट होगा। अगर आपका पुराना कोई सर्टिफिकेट बना हुआ जो हाथ से बना हुआ, इवन आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी है, तो आप जल्दी जाइए और आपके आसपास में, जैसे राजस्थान में देखो ई मित्र का कॉन्सेप्ट चलता है, वहां जाकर के आप अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो कास्ट वाला, समझ गए। बट अगर सेंट्रल लेवल के लिए इनके लिए करना तो मैं प्रोसेस बता दूंगा। अब हमें चाहिए कैसे भी करके कंप्यूटराइज्ड कॉपी हमारे पास में हो, जो क्योंकि उसमें सीधा लिखा रहता है कि हाँ भाई ये डिजिटली सिग्नेचर्ड है, यहां पर स्टैंप या फिर साइन अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सिंपल प्रोसेस, जब भी आप एप्लीकेशन लगाते हो अपनी सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसकी डेट से लेकर के उसके बीच में जितने भी साइन होते हैं, कुछ भी अपडेट्स उस एप्लीकेशन में होते हैं ना, अथॉरिटीज के द्वारा भी, वो सारा उसमें इलेक्ट्रॉनिकली अपडेटेड रहता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार होकर के इशू कर दिया जाता है, उस डेट तक की सारी चीजें ए टू जेड आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहती हैं। तो आप जब उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे यूपीएससी को, तो यूपीएससी जब वेरीफाई करेगी ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड को भी चेक करेगी कि कौन सी डेट को आपने एप्लीकेशन लगाई थी, किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट इशू हुआ था, किस डेट को मजिस्ट्रेट साहब ने साइन किया था, तहसीलदार साहब ने साइन किया था, वो सारा डिटेल उससे पता पड़ जाएगा कि फर्जीवाड़ा है या नहीं। कहने का मतलब कोई जानकार चाहे कितना ही हो आपको कहे कि 5 दिन में मैं सर्टिफिकेट निकलवा के लाके दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना होता है, राइट। तो आपके आसपास में कोई भी कम्युनिटी, ये कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो है, या फिर आपके आसपास में जहां पर भी रिजर्वेशन बनाने का प्रोसेस होता है, जहां का आपका एड्रेस है ना, वहां की मैं बात कर रहा हूं, जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स आधार है, राशन कार्ड है, या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है 10th की मार्कशीट है, वो ले जाकर के आप सबमिट करते हो, फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एक तो यह आपको ध्यान रख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिकली ही करना है, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि जब हम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखो एससी एसटी का तो जनरल मैं पहले बता देता हूं आपको। एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए तो आपको सिंपल चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या है जी, आपको मैंने बताया कि भाई आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। आपके पास पुराना हैंड रिटन है तो वो तो चलेगा नहीं, अब आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड वो डॉक्यूमेंट है ना, वो अपना तैयार करवा लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ओबीसी में, जो नॉन क्रिमिलेयर हैं, दैट मींस जिनकी फैमिली की ग्रोस इनकम 8 लाख से कम है एनुअली। और फैमिली का मतलब यहां पर हमें समझना होगा, फैमिली का मतलब यहां पर केवल और केवल आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी में आप नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी की बात करो तो केवल आपके पेरेंट्स की इनकम है वो देखी जाएगी, और किसी की नहीं देखी जाएगी, इवन आपकी भी नहीं देखी जाएगी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या होता है, आपकी और आपकी स्पाउस जो आपके साथ में रहते हैं, आपकी फैमिली पर्टिकुलरली आपकी इनकम देखी जाती है, और उसमें भी यही देखा जाता है कि 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम ना हो, समझ गए। तो यहां पर तो एक्सक्लूसिवली पेरेंट्स पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर के अंदर। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको ध्यान रख लेना है। बाकी और भी क्राइटेरिया है, आप जाकर के वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि हाँ जी मुझे ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट लेना है, समझ गए। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर तो क्या होता है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, मैं भी आपको दिखा देता हूं कैसे इनकम सर्टिफिकेट दिखाई पड़ता है। यहां पर 1 मिनट में आप सीधा ले आता हूं, ये देखो ये होता है, इसको बोलते हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखे गए, आपका फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि 8 लाख से कम आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। दूसरा,
5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड या उससे कम आपके पास है चलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 के नीचे है चलेगा, बट 5 या उससे ज्यादा जमीन है आप इल एलिजिबल हो जाओगे, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर यह कैटेगरी भी देखी जाती है कि आपका 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा का रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं है, या कोई प्लॉट है तो 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं है, कोई भी म्युनिसिपल एरिया है, अर्बन एरिया की हम बात कर रहे हैं। और वहीं पर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड का है, मान लो कोई दूसरी सोसाइटी का पट्टा है, कुछ हो रहा है हम बोले, तो उसकी कैटेगरी के अंदर अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। जब ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हो तब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके चलते आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखें कि इस सर्टिफिकेट के साथ में एक एनक्लोजर एक और रहता है, जो कि आपकी इनकम के क्राइटेरिया को यहां पर साफ साफ दिया जाता है कि हां भाई कितनी इनकम है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो यहां पर ध्यान से देखो कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस की बेनिफिट उठानी है, ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान से देख लीजिए, जैसे ये 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, ठीक है, तो 2024 की मैंने नोटिफिकेशन की ये निकाली थी क्लिप, ठीक है ना। अब देखो 2024 का फॉर्म एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 5 मार्च, ठीक है। अब जैसे कि 2025 में आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को दिमाग में लेकर के चलना आपको 2025 के हिसाब से। तो ये क्या बोला जा रहा है कि 5 मार्च 2024 के पहले जो भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, ध्यान से समझना, कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ भाई, 2022-23 ही तो कंप्लीट हुआ। 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का फाइनेंशियल ईयर यही तो कंप्लीट हुआ 2024 के 5 मार्च से पहले, और कोई सा तो हुआ नहीं, क्योंकि 2023-24 वाला तो रनिंग है, तो 22-23 ही बचा। तो 22-23 की आपकी जो इनकम है ना, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन सेट होगी। एक तो नंबर ध्यान रखना है ये। दूसरा, जो भी आपका इशू डेट होगा सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, दैट शुड बी 5 मार्च 2024 से पहले की होनी चाहिए थी 2024 के लिए, पर हम 2025 की बात करें तो आपका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 11 फरवरी 2025 के पहले का इशूड होना चाहिए। बट अगेन मैं बता दूं, आपका वहां पर इनकम का जो प्रोसेस रहेगा वो 2022-23 के आधार पर था 24 में। अब की बार कौन सा हो जाएगा, 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका, तो 25 के एप्लीकेशन के लिए ये वाला फाइनेंशियल ईयर आपके एप्लीकेबल हो जाएगा, 2023-24 वाला। क्लियर है। सिमिलर मैनर में अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई करते हो तो ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो अपने पेरेंट्स की इनकम के आधार पर डिसाइड होंगे कि हाँ भाई क्रिमिलर है कि नॉन क्रिमिलर। क्रिमिलर है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉन क्रिमिलर है तो बेनिफिट उनको मिल जाएगा। तो उनको क्या करना था, 2024 की 5 मार्च की कट ऑफ डेट थी, दैट मींस जो आपकी एप्लीकेशन फाइल करने की डेट थी वो 5 मार्च थी, है ना। तो उसके पहले फिर प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डॉक्यूमेंट उनको देना होता था। 3 कौन कौन से हो गए, 2022-23, 2021-22, 2020-21। अब जैसे कि 11 फरवरी 2025 को आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन दायर करने का, राइट। तो आपको कौन कौन से चाहिए, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का डॉक्यूमेंट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। समझ गए बात को। अब आप ध्यान रखें, ये तो हो गया आपका इनकम का क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं कास्ट वाले पे। कास्ट वाले पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि SC/ST वाले तो अपने हिसाब से अपना डेवलप करवा लेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल मोड में आपका होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि फिर बाद में आपको चक्कर ना काटना पड़े, फर्जीवाड़े के स्कोप मिनिमम हो जाए। बट ओबीसी वालों को क्या करना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस में तो कास्ट का है नहीं क्योंकि जनरल कैटेगरी का है, तो उनको तो केवल अपना वो मैंने बता दिया एसेट वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लेना है, ठीक है। अब ओबीसी वालों के लिए क्या करना है, ओबीसी वालों को अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट भी इशू करवाना होता है, जो कि मोर और लेस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। देखो 2 लेवल के आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, एक तो स्टेट और एक सेंटर। SC/ST वाले भी इस बात का ध्यान रखें कि हाँ भाई हमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो मैं बता दूंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसको किस परफॉर्मा के साथ में कनेक्ट करना है, जिसके चलते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है सेंट्रल लेवल के लिए। तो ऐसे में क्या है जी, तो आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेशन तो इशू करवा लेना अपनी स्टेट गवर्नमेंट, वही प्रोसेस होगा ई मित्र पे या फिर जो भी आपका कॉमन सर्विस सेंटर है या फिर तहसीलदार का जो ऑफिस है उसके आसपास में आप जाकर के तहसील में जाकर के वो सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पर आपकी जो कास्ट है या कम्युनिटी है वो क्या आपकी कास्ट को एनरोल करके चल रही है एज ए रिजर्व्ड कैटेगरी। रिजर्व्ड कैटेगरी में अगर है तो जो स्टेट वाला जो आपका सर्टिफिकेट है ना वो एज इट इज आपका काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। प्रोफॉर्मा के साथ कनेक्ट कर देना है। बट अगर नहीं है ना, मान लो कि आपकी कास्ट ऐसी है जो कि आपकी स्टेट लेवल में तो रिजर्व कैटेगरी में आ रही है बट सेंट्रल लेवल पे नहीं है, तो ऐसे में फिर आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसका एक सेपरेट प्रोसेस होगा। अगेन वही तहसील में जाकर के आपको करना होता है या फिर आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स आजकल ऑपरेट हो रहे हैं उनके थ्रू आप करवा सकते हैं। समझ गए बात को, आप इन चीजों में डिस्क्रिमिनेट करके चलना है, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये 20 से 30 दिन का टाइम ले जाता है। अब अगर आपने अभी तक भी सर्टिफिकेट नहीं बनाया और 20 से 30 दिन का, तो तब जब आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो, अगर आपकी जानकारी है तरीके से आप करवा सकते हैं काम को, तो इसको एज सून एज पॉसिबल निपटा दो। और मैंने बता दिया 11 तारीख से पहले पहले का तैयार होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट फिर आपकी 11 तारीख है, फिर तो मतलब ही नहीं है
है ना। और जो इनकम वाला है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि 40 के लगभग कैंडिडेट्स का जो मामला था वो रिजेक्ट हुआ फाइनल लिस्ट में आने के बावजूद। वो इसीलिए हुआ है, उनको जॉब नहीं मिली। रिजेक्ट का मतलब उनको जॉब नहीं मिली जो वो चाहते थे। वो कहीं ना कहीं उनका सर्टिफिकेशन में वो जो इनकम वाला मामला था ना उसमें लापरवाही गड़बड़ कर गई। ठीक है, अब देखो पीडब्ल्यू ऑनलीएस की तरफ से कोर्सेज जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको डिटेल लास्ट में, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से अपग्रेड करें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखो यूपीएससी की वेबसाइट है, उस पर जाइए, वहीं पर फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स का एक ऑप्शन है, राइट। वहां पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। इसमें आप देखिए एससी एसटी बेनिफिट्स, ओबीसी बेनिफिट्स, ओबीसी कैंडिडेट बेनिफिट्स डिक्लेरेशन। तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस कार वो तो मैंने बता दिया। तो एससी वाले यहां से प्रोफॉर्मा को डाउनलोड करके अपनी जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ इसके इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेना। ओबीसी वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को इसके साथ अटैच करवा करके और सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा सकते हैं। दैट मींस स्टेट लेवल का आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए और फिर सेंट्रल लेवल तक उसको अपग्रेड कराने के लिए क्या करना है, ये प्रोफॉर्मा का ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके और आपके स्टेट वाले को जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो अटैच करवा लो और जो भी वहां पर अथॉरिटी का नाम दिया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी अथॉरिटीज है, उनसे साइन करवा करके आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हो। और एक ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए प्रोफॉर्मा है कि वो खुद डिक्लेयर करेंगे कि हां जी मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दैट इज ट्रू, कहीं पे भी झूठी यहां पर मामला नहीं है। समझ गए बात को। और इसके अलावा जो क्रिमिलेयर का जो इंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो प्रोफॉर्मा है इनके बारे में बता देता हूं मैं आपको, एक बार रुकिए। अब आप देखो यहां पर ये सर्टिफिकेट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसमें आपको वही करना है जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है जो स्टेट लेवल का, उसी की एंट्रीज यहां पर डाल देनी है और फिर उसके बाद में जो ऑथराइज्ड अथॉरिटीज हैं उनसे आपको अप्रूवल लेना। अथॉरिटीज कौन सी हैं? जो एससी एसटी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना वही इनके लिए अथॉराइज्ड है। यहां पर देख लो एससी एसटी के लिए जो अथॉराइज्ड है, अब वो कौन कौन है वो यहां पर हम देख सकते हैं। एक बार एससी एसटी वाला ये रहा, देखो एससी एसटी के अंदर यहां पर एकदम स्क्रॉल डाउन करोगे, वो डॉक्यूमेंट वहीं से लिया है मैंने, ठीक है ना, तो टेंशन लेने वाली बात यहां पर नहीं है। तो यहां पर आप देख लो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके अलावा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, राइट, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया। ये जो इंडिविजुअल है 1 2 3 4 5 ये जो आपके ऑफिसर्स है इनसे आप अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। समझ गए बात को। तो ये ध्यान रख लेना है, अथॉरिटी वही हमारे लिए एप्लीकेबल होंगी जिनके लिए यहां पर मेंशन किया हुआ है। आप इनसे बिलो कैटेगरी के अथॉरिटी से अप्रूवल लोगे तो भी आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओबीसी का मैंने बताया, एक तो आपका ये तो हो जाएगा जो आपको अथॉरिटी से इशू करवाना है, और एक हो जाता है सेल्फ सर्टिफिकेशन से संबंधित। यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है, पिताजी का नाम डाल देना है, सिटी और ये डिटेल डाल देनी है और फाइनली फिर ये सिग्नेचर, फुल नेम और एड्रेस हो जाएंगे। और जैसे ही फिर आप अपने एग्जाम के लिए फिल करने के लिए जाओगे तो वहां पर जो आपको डिटेल्स पूछी जाएगी वो बता देता हूं। हां, तो जैसे ही आप अपनी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, वहां पर बेसिक ये है कि आपकी कौन सी कम्युनिटी है, क्या कास्ट है, वो सारी आपको पूछी जाएगी। दूसरा फिर ऑप्शन, जैसे आप रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे ना तो आपसे ये डिटेल मांगेगा। फिर इशू करने वाली अथॉरिटी क्या है, जैसे मैंने बताया अभी कौन कौन सी अथॉरिटीज एलिजिबल अलाउड है उनके ऑप्शंस दिखा देंगे। तो जिसने अथॉरिटी ने इशू किया है वो आपको चेक कर देना है कि हाँ जी इसने किया है। फिर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो स्टेट की डिटेल्स डाल देनी है और साथ ही साथ डेट ऑफ इशुएंस की, इशू कब किया गया था वो डॉक्यूमेंट, वो डेट मेंशन कर देनी है। तो कहने का मतलब वो डॉक्यूमेंट रेडी होगा ना तभी आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट रेडी रहने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो इनकम क्राइटेरिया है उसका डिफरेंस मैंने बता दिया। दोनों में नो डाउट 8 लाख की बात है, बट ईडब्ल्यूएस में तो क्या बोला कि कैंडिडेट खुद और उसका स्पाउस, उसकी जो खुद की एक न्यूक्लियर फैमिली वाइज सोचो आप, ठीक है, तो उन लोगों को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलता है। जबकि ओबीसी के अंदर क्या है कि कैंडिडेट और कैंडिडेट के स्पाउस की इनकम को नहीं देखा जाता, वहां पर देखा जाता है कि पेरेंट्स की क्या इनकम है, एप्लीकेशन जो लगा रहा है उसकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, इसके आधार पर। यह सिंपल सा थोड़ा सा हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए, राइट। तो इन चीजों को आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं, बट सर्टिफिकेट आपका आई होप रेडी हो चुका होगा। नहीं हुआ तो अभी भी आप 2-3 दिन के अंदर ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से, राइट। अब मैं बता देता हूं पीडब्ल्यू ऑनलीएस के द्वारा डिफरेंट कोर्सेज जो चलाए जाते हैं। देखो यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिसमें संकल्प और टाइटन कोर्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। 2026 के लिए प्रहार और टाइटन वो चल रहे हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें जीएस के अलावा आपको सीसेट का भी इंक्लूड करा दिया जाएगा। इसमें आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सको। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, मुझे फॉलो कर सकते हो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है जी। तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्राइटेरिया मैंने एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की। अगेन ये वाला जो पोर्शन है ये जैसे ही हमारा 2025 का नोटिफिकेशन आएगा वहां पर भी मोरलेस चांसेस हैं कि चेंज ना हो। चेंज क्या होगा, केवल ईयर की शिफ्टिंग होने वाली है। ये 2024 के नोटिफिकेशन का था, उसके बाद में 2025 का आ जाएगा, और तो क्या होगा। तैयार रहें उस चीज के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।